नमस्ते भाइयों बहनों, मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की सत्याग्रह भाग 3। सारांश यह है कि कांग्रेस वालों की एक ना चली। व्यापारियों का एक डिपुटेशन 9 बजे रात को पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुआ। पंडित जी ने आज भोजन तो खूब डट कर किया था, लेकिन डटकर भोजन करना उनके लिए कोई असाधारण बात ना थी। महीने में प्रायः 20 दिन वो अवश्य ही न्योता पाते थे और निमंत्रण में डटकर भोजन करना एक स्वाभाविक बात है। अपने सा भोजियों की देखा देखी लाग डांट की धुन में या गृह स्वामी के सविनय आग्रह से और सबसे बढ़कर पदार्थों की उत्कृष्टता के कारण भोजन मात्रा से अधिक हो ही जाता है। पंडित जी की जठराग्नि ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती रहती थी, अतएव इस समय भोजन का समय आ जाने से उनकी नियत कुछ डावाडोल हो रही थी। ये बात नहीं कि वो भूख से व्याकुल थे, लेकिन भोजन का समय आ जाने पर अगर पेट अफरा ना हो, अजीर्ण ना हो गया हो, तो मन में एक प्रकार की भोजन की चाह होने लगती है। शास्त्री जी की इस समय यही दशा हो रही थी। जी चाहता था किसी खोमचे वाले को पुकार कर कुछ ले लेते, किंतु अधिकारियों ने उनकी शरीर रक्षा के लिए वहां कई सिपाहियों को तैनात कर दिया था। वह सब हटने का नाम ना लेते थे। पंडित जी की विशाल बुद्धि इस समय यही समस्या हल कर रही थी कि इन यमदूतों को कैसे टालूं। खामखा इन पाजियों को यहाँ खड़ा कर दिया। मैं कोई कैदी तो हूँ ही नहीं कि भाग जाऊंगा। अधिकारियों ने शायद वो व्यवस्था इसलिए कर रखी थी कि कांग्रेस वाले जबरदस्ती पंडित जी को वहां से भगाने की चेष्टा ना कर सकें। कौन जाने वह क्या चाल चले। ऐसे अनुचित और अपमानजनक व्यवहारों से पंडित जी की रक्षा करना अधिकारियों का कर्तव्य था। वो अभी इस चिंता में थे कि व्यापारियों का डिपुटेशन आ पहुंचा। पंडित जी कोहनियों के बल लेटे हुए थे, संभल बैठे। नेताओं ने उनके चरण छूकर कहा, हे महाराज, हमारे ऊपर आपने क्यों ये कोप किया है? आपकी जो आज्ञा हो वो हम सिरोधार करें। आप उठिए, अन्न जल ग्रहण कीजिए। हमें नहीं मालूम था कि आप सचमुच ये व्रत ठानने वाले हैं, नहीं तो हम पहले ही आपसे विनती करते। आप कृपा कीजिए, 10 बजने का समय है, हम आपका वचन कभी ना टालेंगे। मोटेराम जी बोले, ये कांग्रेस वाले तुम्हें मटिया भेंट करके छोड़ेंगे। आप तो डूबते ही हैं, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। बाजार बंद रहेगा तो इससे तुम्हारा ही टोटा होगा। सरकार को क्या तुम नौकरी छोड़ दोगे? आप भूखों मरोगे, सरकार को क्या तुम जेल जाओगे? आप चक्की पीसोगे, सरकार को क्या? ना जाने इन सबको क्या सनक सवार हो गई है कि अपनी नाक काटकर दूसरों का आशगुन मनाते हैं। तुम इन कुपंथियों के कहने में ना आओ। क्यों दुकानें खुली रखोगे? सेठ जी बोले, हे महाराज, जब तक शहर भर के आदमियों की पंचायत ना हो जाए तब तक हम इसका बीमा कैसे ले सकते हैं? कांग्रेस वालों ने कहीं लूट मचवा दी तो कौन हमारी मदद करेगा? आप उठिए, भोजन पाइए। हम कल पंचायत करके आपकी सेवा में जैसा कुछ होगा हाल देंगे। मोटेराम जी बोले, तो फिर पंचायत करके आना। डिपुटेशन जब निराश होकर लौटने लगा तब पंडित जी ने कहा, किसी के पास सुगनी तो नहीं है क्या? एक महाशय ने डिबिया निकाल कर दे दी।
लोगों के जाने के बाद मोटे राम ने पुलिस वालों से पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मोटे राम जी बोले, यहाँ से चले जाओ। सिपाही बोला, आपके कहने से चले जाएं, कल नौकरी छूट जाएगी तो आप खाने को देंगे क्या? मोटे राम जी बोले, हम कहते हैं चले जाओ, नहीं तो हम ही यहाँ से चले जाएंगे। हम कोई कैदी हैं जो तुम घेरे खड़े हो। सिपाही बोला, चले क्या जाइएगा, मजाल है क्या? मोटे राम जी बोले, मजाल क्यों नहीं बे, कोई जुर्म किया है क्या? सिपाही बोला, अच्छा जाओ तो देखें। पंडित जी बोले, ब्रह्म तेज में आकर उठे और एक सिपाही को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो कई कदम पर जा गिरा। दूसरे सिपाहियों की हिम्मत छूट गई। पंडित जी को उन सब ने थल थल समझ लिया था। पराक्रम देखा तो चुपके से सटक गए। मोटे राम अब लगे इधर उधर नजर दौड़ाने की, कोई खोमचे वाला नजर आ जाए तो उससे कुछ लें, किंतु ध्यान आ गया कहीं उसने किसी से कह दिया तो लोग तालियां बजाने लगेंगे। नहीं, ऐसी चतुराई से काम करना चाहिए कि किसी को कानों कान खबर ना हो। ऐसे ही संकटों में तो बुद्धि बल का परिचय मिलता है। एक क्षण में उन्होंने इस कठिन प्रश्न को हल कर लिया। दैव वेग से उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले, वो खोमचे वाले। खोमचे वाला बोला, कहिए क्या दूं? भूख लगाई ना? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम जी बोले, अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से हम कम हैं? चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख प्यास ना लगे, तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो वहाँ क्या रेंग रहा है। मुझे भय होता है कि सांप ना हो। खोमचे वाले ने कुप्पी उतार कर दे दी। पंडित जी उसे लेकर इधर उधर जमीन पर कुछ खोजने लगे। इतने में कुप्पी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और बुझ गई। सारा तेल बह गया। पंडित जी ने उसमें एक ठोकर और लगाई कि बचा कुचा तेल भी बह जाए। खोमचे वाला बोला कुप्पी को हिलाकर, हे महाराज, इसमें तो जरा भी तेल नहीं बचा। अब तक 4 पैसे का सौदा बेचता, आपने ये खटराग बढ़ा दिया। मोटे राम जी बोले, भैया हाथी तो है, छूट गिरी तो अब क्या हाथ काट डालूं? ये लो पैसे, जाकर कहीं से तेल भरा लो। खोमचे वाला बोला, पैसे लेकर तो अब तेल भरवा कर मैं यहाँ थोड़े ही आऊंगा। मोटे राम, खोमचा रखे जाओ, लपक कर थोड़ा तेल ले लो, नहीं मुझे कोई सांप काट लेगा तो तुम्ही पर हत्या पड़ेगी। कोई जानवर है जरूर, देखो वो रेंगता है, गायब हो गया, दौड़ जाओ, पट्टे तेल लेते आओ, मैं तुम्हारा खोमचा देखता रहूंगा। डरते हो तो अपने रुपए पैसे लेते जाओ। खोमचे वाला बड़े धर्म संकट में पड़ा। खोमचे से पैसे निकालता है तो भय है कि पंडित जी अपने दिल में बुरा ना माने, सोचे मुझे बेईमान समझ रहा है, छोड़कर चला जाता है तो कौन जाने इनकी नीयत क्या हो। किसी की नीयत सदा ठीक नहीं रहती। अंत को उसने यही निश्चय किया कि खोमचा यहीं छोड़ दूं, जो कोई तकदीर में होगा वो होगा। वो उधर बाजार की तरफ चला। इधर पंडित जी ने खोमचे पर निगाह दौड़ाई तो बहुत हताश हुए। मिठाई बहुत कम बच रही थी, 5-6 चीजें थी, मगर किसी में 2 अदद से ज्यादा निकालने की गुंजाइश न थी।
भंडा फूट जाने का खटका था। पंडित जी ने सोचा इतने से क्या होगा, केवल छुला और प्रबल हो जाएगी, शेर के मुंह खून लग जाएगा। गुना बेलज्जत है। अपनी जगह पर जा बैठे, लेकिन दम भर के बाद प्यास ने फिर जोर किया। सोचा कुछ तो ढारस हो ही जाएगा। जय सिया राम जी की सादर नमस्ते।